अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर है 2024 का फ़िज़िक्स का, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े या आपने पढ़े हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सही है भाई। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डीजेएस इन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर था उसको सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो सके। सही है स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके जाइए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स गेट करने हैं थ्योरी के सेक्शन में 85 आउट ऑफ 85 गेट करने हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आपको एमसीक्यूज़ की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स को सॉल्व करें। सही है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। ये तमाम सब्जेक्ट्स पे है भाई, फिज़िक्स में नहीं है, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए ये। अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री पढ़ें भाई, केमिस्ट्री के जितने भी कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स हैं उसको सॉल्व करें। इसी तरह फिज़िक्स के करें, मैथमेटिक्स के करें, उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात के भी करें। सही है भाई। तो आप लाजमी प्रीलियम पेपर्स को सॉल्व करके जाएं, इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर होती है। और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ जो है ऐसा होता है कभी कभार के रिपीट भी हो जाते हैं। सही है भाई। तो अगर ऐसा हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व करके आ जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन हैं, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस कॉलेज में 17 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। 17 एमसीक्यूज़ ही आते हैं आपके पास, तो उन 17 एमसीक्यूज़ को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, अब जो है हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट बट नो डायमेंशन। वो कह रहा है कि इनमें से बताइए आपके पास ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो है ना यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको वो बताना है। अच्छा, कि जिस स्टूडेंट का पेपर है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पेपर को समझिएगा। सही है। इसके साथ साथ जो है मैंने जो कि मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक को। सही है, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वगैरह स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 पे दोबारा आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ डायमेंशन बट नो डायमेंशन। तो भाई देखें, हैज़ अ यूनिट, सही है, यूनिट था भाई वो। तो यूनिट देखें, इसमें से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें ना, तो ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, याद रखें, ये यूनिट लेस भी होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता भाई। करके देख लेते हैं, देखें भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज़ इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये फार्मूला होता है। एफ़ क्या होती है, आपके पास फ्रिक्शन होती है, ना, एफ फ्रिक्शन होती है, और आर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होती है। दोनों फोर्सेस हैं, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, दोनों का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। दोनों का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन से न्यूटन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों फोर्सेस हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास 1। सही है भाई। तो ये मेरे पास जब ये इसका यूनिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट लेस है और साथ ही साथ क्या है, डायमेंशन लेस है। तो भाई ये क्या ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना स्टूडेंट्स। उसने कहा है आप बताइए कि भाई उसके पास यूनिट होना चाहिए, लेकिन इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है, ये यूनिट लेस है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो भाई क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑब्वियसली भाई वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसकी तो डायमेंशन होगी, एंगुलर वेलोसिटी की भी होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है ना, देखिए भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। कैसे भाई, ज़रा याद करें भाई। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, थीटा, थीटा क्या है, हमने पढ़ा है ऑल काइंड ऑफ नंबर्स थीटा हैज़ नो डायमेंशन। तो डायमेंशन तो नहीं है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट क्या होता है, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इसको हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होता है इसका रेडियन। तो इसका यूनिट भी है और हमारे पास साथ साथ क्या है भाई, ये डायमेंशन लेस भी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, ये इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। तो ये एमसीक्यू नंबर 1 थी। द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इस। तो स्टूडेंट्स देखें, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछी गई है, इस कॉलेज के पेपर में पूछ ले जाते हैं, टीचर्स पेपर बनाते हैं। तो भाई देखें, हमने ही पढ़ा है ना y इज इक्वल, अच्छा आपने नहीं पढ़ा होगा, आई गेस पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वैसे नहीं पढ़ा होगा, जो प्री मेडिकल के होंगे उनको तो पता भी नहीं होगा ये। भाई हम ना मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं स्लोप का, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। सही है भाई, ये हम फार्मूला पढ़ते हैं
इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। सही है भाई, ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सही है भाई, इक्वेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे ना देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह यहाँ पे m क्या गिवन है। अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूँ इक्वेशन से, अगर मैं इसको जो हमें जो सवाल में गिवन इक्वेशन है और जो कि हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ये हमें y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 1। तो अगर मैं कंपेयर करवा दूँ इससे, ये जो m होता है ना m किसे, m को हम क्या कहते हैं, m को हम कहते हैं स्लोप। m को क्या कहते हैं भाई, स्लोप कह रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूँ इससे, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। सही है भाई, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट MCQ देखें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल। तो भाई ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव और ह्यूमन वॉइस, ये तमाम जो है ना ये कम्युनिकेशन चैनल है नहीं। क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ देखें, MCQ नंबर 4, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच द रेजिस्ट देयर फ्लो। तो भाई ये तो विस्कोसिटी की सीधी सीधी डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, a tuning fork of frequency 250 Hz produces 2 beats per second when sounded with another fork. The possible frequency for other fork will be। तो भाई आपको अगले fork की फ्रीक्वेंसी बतानी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखें, क्योंकि देखें भाई मैं ECAT पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसमें तो मैं बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा होता हूँ। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स से ही सीखेंगे MCQs को। सही है भाई, शॉर्ट ट्रिक से ही सीखेंगे MCQs को। तो यहाँ पे देखें भाई, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा, आपको अच्छे तरीके से ही समझ आ जाएगी। भाई देखें क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये काम करेंगे हम लोग कि हमें क्या गिवन है, हमें एक की फ्रीक्वेंसी गिवन है। सही है भाई, हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर मुझे nth फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, nth फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n-x का। सही है भाई, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, अगर मुझे x फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं निकालने के लिए करूँगा जो न्यू फ्रीक्वेंसी, मैं इसको न्यू फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कह दीजिएगा। n क्या गिवन है आपको, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो कि गिवन कितनी है, 256 है। यहाँ पे आप 256 पुट करेंगे और x की जगह जितने भी गुना बीट्स प्रोड्यूस हो रही है ना, वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बीट्स, तो यहाँ पे जब 2 बीट्स लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता मैं 3 पुट कर देता बगैर देखे। तो यहाँ पे अभी 2 लिखा हुआ है, तो मैं 2 पुट कर दूंगा, माइनस का 2 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 256 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 254। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है भाई, आपको अनदर फ्रीक्वेंसी, अनदर फॉर की आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, तो ये 254 आपके पास निकल कर आ जाएगी। सही है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे बीट्स के केस में। ये ऐसे MCQs आपसे पूछ ले जाते हैं कभी कभार, वैसे ECAT में पूछे जाते हैं, इन्होंने पूछी भी है तो अच्छी बात है। MCQs काफ़ी बेहतर MCQs पूछे हैं इन लोगों ने आपसे। द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट विच डज नॉट चेंज विद द मीडियम इज। तो स्टूडेंट्स बताइए भाई, इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जो कि चेंज नहीं होती मीडियम, अगर आप चेंज कर दें तो फिर वो जो है ना वो रिमेन सेम रहेगी। ये बात हो रही है, वो कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी लाइट की बताइए कि अगर हम मीडियम जो कि चेंज नहीं होगी मीडियम के चेंज होने से, तो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई। देखिए समझते हैं ना, समझेंगे तो पता चलेगा। अभी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझ भी आ जाएगा, आप लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाएंगे। भाई देखें, अगर कोई लाइट है मेरे पास, सपोज़ करें ये MCQ नंबर कौन सी है भाई, हमारे पास ये MCQ नंबर 6 है। तो 6 भाई इस तरीके से सॉल्व होगी। सपोज़ करें तो हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, तो हमारे पास एक लाइट आई, लाइट इस तरीके से आई, लाइट आई तो क्या हुआ, इस तरीके से बेंड होगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये चीज़ें, इसकी वेवलेंथ तो ऑब्वियसली चेंज होगी। बहुत सारे बच्चे ना वेवलेंथ पे मार्क करके आ जाते हैं। सही है भाई, इसकी वेवलेंथ चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। भाई क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ना वेवलेंथ पे मार्क करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। भाई देखो यहाँ पे आई बेंड हुई तो वेवलेंथ तो चेंज होगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रिमेन सेम रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो भाई सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए क्या क्या चीज़ें सही है। द सेंट्रल मैक्सिमा इज़ द ब्राइटेस्ट, ओके। द सेकेंडरी मैक्सिमा आर इक्वल स्पेस, 2 ऑप्शन तो सही है। तो भाई ऑल ऑफ दीस इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके।
ऑल ऑफ दिस का हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पढ़ लिए मैंने, बाकी थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, वो भी आसान सा ही गिवन है। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो बहुत आसान था ये। अ वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 0.05 क्यूबिक मीटर इज़ फ्लोटिंग इन वाटर, द बॉयॉन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी एमसीक्यू है। जैसे स्टूडेंट ने यहाँ पे 500 न्यूटन मार्क किया हुआ है, तो 500 न्यूटन यहाँ पे नहीं हो सकता, सही है भाई, यहाँ पे नहीं हो सकता। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। भाई देखें, इस एमसीक्यू को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए भाई, सही है भाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए एक समझते हैं, हम समझते हैं अच्छे तरीके से ताकि कॉन्सेप्चुअली समझ आए। आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जिसकी वॉल्यूम 0.05 क्यूबिक मीटर है और वो फ्लोट कर रहा है किसी भी वाटर की सरफेस पे। तो आप बताइए बॉयॉन्ट फोर्स के बारे में, सही है। तो देखें भाई, मेरे पास जो है, सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास कोई भी ना वाटर है, मेरे पास ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। मैं इसको वुडन ब्लॉक जो है ना, वुडन ब्लॉक को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो सपोज़ करें मेरे पास ये वुडन ब्लॉक है, सही है भाई। तो ये मेरे पास हो गया वुडन ब्लॉक, ये फ्लोट कर रहा है वाटर की सरफेस पे, सही है। और वो कह रहे हैं कि भाई आप बताइए बॉयॉन्ट फोर्स। स्टूडेंट्स जब ये फ्लोट कर रहा होगा ना, स्टूडेंट्स याद रखें, जब ये जो फ्लोट कर रहा होगा, जो भी आपका ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो इस दौरान इसके ऊपर जो है ना, एक तो इसका वेट होगा और एक इसके ऊपर एक बॉयॉन्ट फोर्स होगी, सही है भाई। एक इसका वेट होगा, ये क्या होगा, इसको मैं कह देता हूँ एफ बी, ये क्या है, बॉयॉन्ट फोर्स है। एक ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, बॉयॉन्ट फोर्स होगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका वेट होगा, सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बॉयॉन्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो बॉयॉन्ट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं डेंसिटी को लूँगा, क्योंकि देखें डेंसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए। मैं जो डेंसिटी होगी, जो कि जिसको मैं रॉ कह देता हूँ, रॉ, सही है भाई। डेंसिटी को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं किससे भाई, डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसके मैथ से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे भाई, 9.8 से, सही है। सॉरी, मैथ से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, वॉल्यूम से, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दिस फैक्टर विथ 9.8 विच इज़ ग्रेविटी, सही है भाई। तो जी लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे जी लिख दिया, सही है। इस तरीके से मैंने लिख दिया ये, ओके। अब क्या काम करेंगे भाई, क्या डेंसिटी गिवन है। देखिए भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ना, वो ऑब्वियस होती है, क्या होती है, 1000 होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या होती है भाई, 1000 होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास आ गई 1000। अब देखें, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगी वही डेंसिटी ऑफ क्या होगी, क्योंकि देखें ब्लॉक जो है ना आपका, जो कि वुडन ब्लॉक है, वो क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है किसी भी वाटर सरफेस पे। तो जो वाटर की डेंसिटी होगी वही डेंसिटी उसकी मानी जाएगी। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी पुट कर देता हूँ मैं, जो कि ऑब्वियसली ब्लॉक की होगी, तो ये हो जाएगी 1000। वॉल्यूम कितनी गिवन है आपको क्यूबिक मीटर में, 0.05 क्यूबिक मीटर गिवन है, तो मैंने लिख दिया 0.05 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी विच इज़ 9.8। ले लीजिएगा, अगर यहाँ पे अभी जितने भी ऑप्शंस हैं 9.8 के हिसाब से ले लीजिएगा या 10 ले लीजिएगा, यहाँ पे क्योंकि आई गेस यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा आपको, तो 10 ले लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा होगा, सॉल्व करें भाई, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, आपके पास आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन, सही है। तो 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ उसे, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। 50 न्यूटन आपके पास आंसर आ रहा होगा, ओके। MCQ नंबर 8 को देखें स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा, ये MCQ काफ़ी अच्छी MCQ थी, सही है भाई। ये फार्मूला होता है, अगर आपको बॉयॉन्ट फोर्स निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसे डेंसिटी से, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, सही है। ये जो डेंसिटी ली हमने, ये ब्लॉक के लिए, ब्लॉक की डेंसिटी क्या होती है, ब्लॉक की डेंसिटी सेम होती है किससे भाई, वाटर के, क्योंकि ब्लॉक क्या है, फ्लोट कर रहा है, सही है भाई। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ब्लॉक की भी डेंसिटी निकाल रहे होंगे। भाई ब्लॉक जब उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है तो ब्लॉक की डेंसिटी सेम होगी ना, निकाल के देख लीजिएगा, ये वेरीफाई भी कर सकते हैं हम एक तरीके से, लेकिन अभी हमें टाइम बचाना है तो हम वेरीफाई करके नहीं देख रहे, सही है। तो MCQ नंबर 8 को देख लेते हैं भाई। MCQ नंबर 8 क्या है, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। MCQ नंबर 8 को देखें तो MCQ नंबर 8 में कह रहे हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द वायर, सही है भाई। वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, वो अप्लाई किया जा रहा है एट द एंड ऑफ वायर, और आप बताइए वेलोसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले ये याद रखें कि भाई किस चीज़ का जिक्र आ रहा है यहाँ पे।
पोटेंशियल डिफरेंस को कह रहे हैं वो डबल कर रहे हैं। और ये बताइए कि भाई वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स याद रखें, कोई भी वायर होती है, वायर का केस होता है, तो वायर किसी भी केस से, अगर वायर जो है ना आपकी मेटेलिक वायर है, वो कनेक्ट है किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से कनेक्ट है, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कभी भी आपकी कोई वायर है, कोई भी मेटेलिक वायर है, कोई भी आपकी कोई भी मेटेलिक वायर है, उसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ किसी भी सोर्स से, तो जब मैं उसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट करूँगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। सही है भाई, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स देखें भाई, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, रैंडम मोशन में जाते हैं। सही है भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो क्या किस चीज़ का जिक्र आता है? इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं ना, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा। सही है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है? एक एमसीक्यू से बहुत सारे एमसीक्यूज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट -3 इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है भाई? ऑर्डर होता है। मीटर पर सेकेंड्स का यूनिट हो गया। सही है भाई, इसका ऑर्डर होता है। अच्छा जी, एक रिलेशन याद रखें, यहाँ पे आपसे कहा है कि भाई अगर जो है ना पोटेंशियल को मैं डबल कर दूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। सही है, तो भाई यहाँ पे रिलेशन यूज़ करें, फॉर्मूला यूज़ करें। किस चीज़ का भाई? हम फार्मूला यूज़ करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन का। क्या होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन का फार्मूला होता है वी डी इज़ इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2ml। सही है भाई, ये फार्मूला होता है मेरे पास। तो यहाँ पे जो वी डी का जो रिलेशन होता है ना, डायरेक्ट होता है। सही है भाई, वी डी का पोटेंशियल से डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर एक चीज़ 2 गुना बढ़ रही है, अगर सपोज करें यहाँ पे आपसे कहा गया है जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को मैं वी कहता हूँ। सही है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी कहता हूँ। सही है भाई, तो अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। सही है भाई, बस ये बात याद रख लें स्टूडेंट्स कि जो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, उसका जो रिलेशन होता है वो पोटेंशियल से डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर एक चीज़ 2 टाइम्स बढ़ रही है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। सही है भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये वाला आई गेस फार्मूला नहीं है। आपकी बुक में वी डी इज़ इक्वल्स टू I/NEA है। वो आपने फार्मूला आई गेस या आपने पढ़ा होगा, या आपकी बुक में होना चाहिए। जब हम ई कैट के स्टूडेंट्स या MD कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसमें ही हम चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पेपर बनाए हैं, इसमें MCQs बहुत अच्छे पूछे गए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट MCQ, द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन विल बी। तो भाई सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंगल क्या होगा भाई? सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही ईजी MCQ थी स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास। नेक्स्ट MCQ देखें भाई, नेक्स्ट MCQ है अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैविंग एन एम्पलीट्यूड A एंड द टाइम पीरियड T, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। स्टूडेंट ने ये देखा और वो घबरा गया भाई। उसने कहा यार ये क्या पूछ लिया मुझसे, ये क्या पूछ लिया मुझसे। स्टूडेंट्स बहुत ईजी MCQ है ये, ज़रा जहन पे जोर दीजिए और देखें भाई किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है आपके पास कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड A है और उसका टाइम पीरियड T है। तो भाई मुझे बताइए कि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो भाई मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करें? देखिए एम्पलीट्यूड को ना उसने कह दिया भाई क्या है ये? स्मॉल ए। तो अब यहाँ पे आप कैपिटल ए लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए। भाई देखिए मैक्सिमम स्पीड के लिए अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मैं इसको वी मैक्स कह देता हूँ। अगर मुझे वी मैक्स चाहिए तो मैंने फार्मूला पढ़ा है ए ओमेगा। सही है, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द फार्मूला विल बी ए ओमेगा। ए क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे ए को मैं, अब देखें ए उसने यूज़ कर लिया, ए उसने यूज़ कर लिया स्मॉल ए, तो मैं यहाँ पे ए को कैपिटल लिख देता हूँ भाई। ए को कैपिटल लिख देता हूँ भाई। ए के उसने यूज़ कर लिया ना, ए उसने यूज़ कर लिया, उसने इसको ए लिख दिया, तो अब मैं यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा, मैं उसको कैपिटल ए लिखूंगा एक्सेलरेशन को। सही है भाई, कैपिटल ए लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वैसे इन्होंने MCQ अलग तरीके से पूछी गई है। अब ओमेगा की बारी है, तो ओमेगा मैंने पढ़ा है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/T के, 2π/T के। अब यहाँ पे जो उसने टी दिया है ना, टी, वो टी उसने टाइम पीरियड को कहा है स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा 2π/स्मॉल टी, क्योंकि उसने आपको स्मॉल टी लिख के दिया है। तो आप क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा ए 2π/, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ भाई नीचे वाले को, ए मल्टीप्लाई बाय 2π/स्मॉल टी।
सो ये भाई मैच कर रहा है क्या किसी ऑप्शन से? ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये क्या है भाई 2 पाए, यहाँ पे आप 2 पाए ए मल्टी 2 पाए ए सही है डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा इसका आंसर। आप देख लीजिएगा, नज़र आ जाएगा। सही है भाई, इस तरीके से। नेक्स्ट MCQ देखें। अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस d from 6 microcoulomb point charge. The ratio of force on 1 and the 2 on 1 will be। बहुत सारे बच्चे अगेन इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट सीखें स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे? अगर कॉन्सेप्ट को देखें, मैच करें कॉन्सेप्ट को, तो क्या होगा भाई? देखो वो कह रहे हैं 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसको लोकेट किया गया एक 6 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज पे। तो भाई बताइए फोर्स ऑन 1, जो आपके पास पहला चार्ज जो होगा वो दूसरे पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, और जो दूसरा चार्ज है वो पहले पे कितनी पर फोर्स अप्लाई करेगा। फिर उन दोनों फोर्सेस निकालिए और फिर उनका रेशो लीजिए। एक अच्छा स्टूडेंट जिसने मुझसे पढ़ लिया वो समझ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को। भाई क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? याद रखिएगा भाई, देखें हमने न्यूटन की थर्ड लॉ भी पढ़ी है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई चार्जेस में भी मैंने आपको ये बताया था, अगर जो है मेरे स्टूडेंट हैं आप, तो भाई चार्जेस में मैंने ये बताया था कि भाई चार्ज छोटा हो या बड़ा हो, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। भाई आपके पास एक छोटा चार्ज है, सही है, और एक आपके पास एक ये छोटा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है। ये दोनों ऊपर आपस पे एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला चार्ज जो है वो छोटे वाले चार्ज को मार देगा, बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं होगा भाई, दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे। कैसी फोर्स अप्लाई करेंगे? इक्वल। और छोटा वाला जो है उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना बड़ा वाला चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो जब दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों का सपोज करें कोई भी मैग्नीट्यूड आ गया, कोई भी मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। देखें आपने कोई भी मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों की इक्वल फोर्सेस आएंगी ना। फोर्सेस क्या आ रही हैं? इक्वल। लेट अस सपोज दोनों की 2/2 आ गई, एक की 2 आई तो दूसरे की भी मैंने कहा इक्वल होगी, 2 आएगी। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है? पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करा दें, तो क्या आएगा रेशो? 1:1 का रेशो आएगा ना। तो क्या आंसर होगा भाई? 1 आंसर होगा इसका, सीधा सीधा। बहुत सारे बच्चे इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए बैठ जाएंगे। वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए भाई। सही है भाई, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ देख लें स्टूडेंट्स। अ बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। यहाँ पे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिख के दिया गया है, एयर फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। बुलेट इज़ फायर्ड, कह रहे हैं बुलेट को फायर किया गया जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और एयर फ्रिक्शन जो है वो, जो कि अपोजिट फोर्स है, वो एब्सेंस है उसका। आप फिर बताइए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो याद रखें, अगर एयर फ्रिक्शन का एब्सेंस है, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहती है कि भाई जब तक कोई फोर्स नहीं लग रही, अपोजिट फोर्स कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो जो उसका कंपोनेंट होगा, जो कि आपकी बॉडी होगी, वो रिमेन सेम रहेगी, जो कि उसका कोई भी कंपोनेंट होगा। यहाँ पे देखें कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? जितनी पहले वेलोसिटी थी उतनी ही पुरानी अभी भी वेलोसिटी रहेगी 2 सेकंड के बाद, क्योंकि देखिए भाई कोई अपोजिट फोर्स नहीं है, उसने लिख दिया एब्सेंस है फोर्स का। तो क्या होगा भाई? 20 आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट MCQ देखें। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो भाई आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। याद रखें, अगर ये दो एंगल सेम है ना, देखिए 90 का सम बना रहे हैं दोनों, जब ये दोनों 90 का सम बना रहे हैं तो उनकी जो दोनों की रेंजेस होंगी ना वो सेम होंगी। सही है भाई, दोनों की रेंजेस क्या होंगी? दोनों की रेंज सेम हो जाएगी। अच्छा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एक तरीके से। भाई वेरीफाई किस तरीके से करेंगे आपको बता देता हूँ। भाई रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेगा, एक दफ़ा 30 एंगल 30 पुट करेगा, और एक दफ़ा एंगल क्या पुट करेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले में हमने पढ़ा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? R इज़ इक्वल टू V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें एक दफ़ा क्या पुट करेगा? एक दफ़ा 60 पुट करेगा, एक दफ़ा आप जो है 30 पुट करेगा। दोनों को देखिएगा, दोनों पे सेम आंसर आ रहा होगा, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 20 पे मार्क कर दिया है। सही है। व्हेन द टोटल इन कैपेसिटर इज़ डबल्ड। अच्छा, ये स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस के बारे में वो आई गेस कहना चाह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो डबल कर दें तो भाई ये बताइए एनर्जी स्टोर क्या होगी। तो एनर्जी स्टोर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू हाफ
CV², हाफ CV, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CV², सही है भाई, हाफ CV²। तो देखें भाई इसका एनर्जी का रिलेशन कैपेसिटेंस से बन रहा है डायरेक्ट का, सही है भाई। तो यहाँ पे देखें अगर एनर्जी जो है कोई एक चीज़ बढ़ेगी, ये डायरेक्ट का रिलेशन है, तो देखें भाई कोई चीज़ अगर 2 गुना बढ़ेगी तो अगली जो चीज़ होगी वो भी 2 टाइम्स बढ़ेगी। डायरेक्ट का रिलेशन पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसे ही कहते हैं हम लोग। नहीं पता तो मसला नहीं है, अभी सीख लिया, सही है। डायरेक्ट का मतलब यही होता है अगर कोई चीज़ जो है 2 टाइम्स बढ़ रही है या 3 टाइम्स बढ़ रही है या 1 टाइम बढ़ रही है, तो जो अगली चीज़ होगी वो चीज़ जो है वो उतने ही गुना दोबारा बढ़ जाएगी, सही है भाई, इसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखें भाई एनर्जी जो है वो हमें बताना है, कैपेसिटेंस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो कैपेसिटेंस ही कहना चाह रहे होंगे वो, कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस अगर डबल हो रही है तो एनर्जी स्टोर के बारे में बताइए, तो ये हो जाएगी बिकम डबल। नेक्स्ट MCQ क्या है भाई, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ऑफ लेंथ L एंड द रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। भाई कट किया गया है, कट का कभी भी केस आए तो आप क्या करेंगे, पैरेलल का केस आ जाएगा, डिवीजन होगी और आप मार्क कर देंगे R/2, सही है भाई। अगर यहाँ पे 3 का किया जाता तो R/3 मार्क कर देते, कोई मसला नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट MCQ देखें भाई, when 1 kilojoule work is done on a body in 1 hour then the power of the body will be, तो भाई ये तो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर की। भाई ये याद रखें 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, इसका ये होता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बिगेस्ट यूनिट होता है ये, एनर्जी का यूनिट होता है, सही है भाई। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट कहते हैं हम इसे, किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट MCQ देखें भाई, तो नेक्स्ट MCQ क्या है, नेक्स्ट MCQ जो कि लास्ट MCQ है हमारी, one piston in a hydraulic lift has an area that is twice the area of another. When the pressure at the smaller piston is increased by delta P, the pressure at the larger piston will be। तो भाई देखें उसने ना आपको एक कंडीशन दे दी, कंडीशन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसका जो एरिया है ना वो 2 टाइम्स है दूसरे के। वो कह रहा है व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी देन द प्रेशर ऑफ द लार्जर पिस्टन विल बी। वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास जो लार्जर पिस्टन है ना वो 2 टाइम्स है। भाई मतलब वो कहना चाह रहा है अगर आपके पास जो दो स्मॉल है ना, दो स्मॉल मिलके जो है ना, दो स्मॉल मिलके एक लार्ज बना रहे हैं, ये कहना चाह रहा है वो आपको। 2 स्मॉल प्रेशर मिलके, 2 चीज़ें मिलके जो है वो एक लार्ज प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ही आसान ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ें जो है स्मॉल मिलके एक लार्ज बना रहे हैं। अभी यहाँ पे उसने क्या कहा, एक कंडीशन दे दी उसने ऊपर। अब वो कह रहा है व्हेन, यहाँ से MCQ को पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, व्हेन एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी। वो कह रहे हैं सिर्फ एक टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, एक टाइम इंक्रीज़ आ रहा है, देन द प्रेशर एंड द लार्जर पिस्टन विल बी। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा भाई स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस बाय डेल्टा P/2, सही है भाई। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस बाय डेल्टा P/2, क्योंकि हाफ हो रहा है ना, देखें हाफ हो रहा है, हाफ हो जाएगा, तो ये हम कर देंगे डेल्टा P/2, क्योंकि भाई देखें 2 चीज़ें जो है ना मिलके एक बनाती, तो अभी यहाँ पे 1 टाइम बन रहा है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल यहाँ 2 का हाफ करें तो हाफ ही होगा ना, तो हाफ हो जाएगा। तो हाफ क्या होगा भाई आंसर इसका, डिक्रीजेस बाय डेल्टा P/2। ये बड़ी अजीब तरीके से MCQ पूछी गई है आपसे। वैसे ये जो कॉलेज के MCQs थे मैंने देखे, तो ये MCQs जो थे वो अच्छे लेवल के थे, तभी स्टूडेंट्स से मिस्टेक्स भी हुई हैं। दूसरे कॉलेजेस में ऐसे MCQs नहीं पूछे गए, लेकिन चलें अब आपने सीख लिए तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर हो गई होगी। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कॉलेज का नाम है आपका उसको लिख दीजिए, ताकि जो है हम उसके कॉलेज को भी, उस कॉलेज के प्रीलिम पेपर को भी सॉल्व करवाएं। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसकी लिंक है, वहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं उसको। तो चैनल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।